कहानी बार brings you a cocktail of stories in English and in Hindustani। मैं हूं ऋचा और आज मैं आपके लिए लाई हूं लेखिका शांता कौल की कहानियों का एक छोटा सा खजाना उनकी सुप्रसिद्ध किताब काली रात का सूरज से। हमारी आज की कहानी है अवशेष। रूपकृष्ण ने आखिरी सामान का थैला ट्रक पर रखकर कहा, हो गया सब, फिर चलें? हाँ भाई, अब क्या देखना है। 2-1 मिनट वो फिर आंगन में आया, अपने घर को ऊपर से नीचे तक निहारा। रोशनी अभी पूरी तरह से फैली नहीं थी, सुबह का धुंधलापन अभी हटा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो आंखें फाड़े घर को एक बार देखना चाह रहा था, जैसे उस घर के प्रतिबिंब को अपनी आंखों में कैद करना चाह रहा हो। उसने एक लंबी आह भरी और मुंह से निकला, किस चाव और अरमानों से बनाया था ये घर, इसी को छोड़ना पड़ रहा है, क्या करें। एक नजर उसने बाग की ओर डाली, जहां इस समय सूखी घास के सिवाय और कुछ नहीं था। हाँ, इस समय होगा भी क्या, दिसंबर खत्म होने वाला है, हवाएं ठंडी हो चली हैं, पता नहीं किस समय बर्फ की आवाजाही हो। उसकी नजरें फिर घर की ओर गईं। उसने अपने आप को विश्वस्त करने के अंदाज में कोई खिड़की खुली तो नहीं रही। एक बार बाहर के दरवाजे पर लगे ताले को खींच कर देखा, ठीक है। एक चक्कर पिछवाड़े की तरफ भी मार आया, हाँ सब ठीक है। अरे कोई अंदर आएगा भी तो क्या ले जाएगा अब। नहीं, घर में 100 चीजें होती हैं। बुजुर्गों का कहना है घर का कचरा भी लाख रुपए तक का होता है। इन्हीं ख्यालों में रूपकृष्ण फिर ट्रक के पास आकर खड़ा हो गया। सबसे हाथ मिलाकर चलने को हुआ तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। रूपकृष्ण लेक्चरार था। ये सब जो पास में खड़े थे उसके स्टूडेंट थे। इन्होंने ही सामान लाने और ट्रक में भरने की मदद की थी। ये ट्रक वाला भी एक लड़के का रिश्तेदार था। इन्हीं सब की मदद से रूपकृष्ण ये सामान निकालने में कामयाब हो पाया था। वो पीछे से ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर ने कहा, अरे प्रोफेसर साहब, आगे आकर बैठ जाएं। पर वो वहीं पीछे बैठने की धुन में था। नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूं। उसने अपना कंबल खोलकर बैठने की जगह बनाई और आराम से टेक लगाकर बैठ गया। अपना मफलर सिर और गले पर लपेट लिया। चलो भाई, जल्दी मंजिल तक पहुंचे तो अच्छा है। ट्रक गड़गड़ाहट करता हुआ चल पड़ा। सारी रात रूपकृष्ण सो नहीं पाया था और फिर इतना सामान उठाने रखने में थकावट भी हो गई थी। इसी कारण जब ट्रक चलने लगा तो रूपकृष्ण की आंखें भी आहिस्ता से बंद होने लगी। ये झपकियां लेने में उसे आनंद भी आ रहा था, पर एक चिंता अंदर ही अंदर उसे सोने भी नहीं दे रही थी। घर से निकला हूं, मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? कौन जानता है क्या क्या चीज मैंने उठाई और क्या चीज पीछे रह गई। बस यही ख्याल आते जाते रहे और सफर तय होता गया। नींद ने रूपकृष्ण को ऐसी थपकियां दी कि वो गहरी नींद सो गया। उसे पता ही नहीं चला कब वो काजीगुंड पहुंचा। ट्रक एक झटके के साथ रुका और उसके साथ ही रूपकृष्ण की नींद भी टूट गई। ड्राइवर ने आवाज दी, चलिए कुछ चाय नाश्ता कीजिए, फिर आगे बनिहाल तक कुछ नहीं मिलेगा। रूपकृष्ण का मन तो नहीं था, पर एक जानी पहचानी आवाज ने उसे विवश किया उतरने के लिए। अंडा पराठा, गरम चाय। ये आवाज जाने फिर कब सुनने को मिलेगी या नहीं, कौन जाने। वो अनमने मन से उतरा और गरम गरम चाय की प्याली पी और एक पराठा भी खा लिया। अच्छा ही लगा उसे। जाने खाना कहाँ मिले कब मिले ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। वो आकर फिर अपने कंबल में दुबक कर बैठ गया। अब ट्रक बनिहाल की चढ़ाई की तरफ जा रहा था। रूपकृष्ण के अंदर ख्यालों का एक समुद्र
उथल पुथल मचा रहा था। ये सब जो कुछ हुआ, क्या वो अच्छा हुआ? अपने ही आप से सवाल भी करता रहा और अपने ही अंदर से जवाब भी ढूंढता रहा। ये सब अपने लोग, इतना प्यार, इतना अपनापन कहाँ मिलेगा? वहां ना भाषा अपनी, ना रहन सहन अपना, ना रीति रिवाज उनसे मेल खाते। क्या मैंने ये कदम ठीक उठाया? इसी में उसे याद आया, अभी दिवाली के दिनों में उसने 4 नई बाल्टियां खरीदी थी। जाने वो सामान में रखी कि नहीं। अरे हाँ, मेरी किताबों की पेटी, वो उतारी थी किसी ने। सब रखा होगा। इन लड़कों ने मेरी कितनी मदद की। इन्हीं की वजह से ये संभव हुआ कि मैं ये सब वहां से उठाकर ला सका। फिर एक प्रश्न बढ़ा, ये इन्होंने मेरी मदद की कि मुझे कमजोर करके अपने घर से, अपनी मिट्टी से, अपने वतन से अलग कर दिया। ये कहकर, सर अभी तो आप जाएं, जब हालात ठीक होंगे फिर आ जाएं। यहां की चिंता ना कीजिए। क्या ये भाव था मेरी मदद का या मुझे इस वादी से भगाने का? अरे मैं भी क्या सोचने लगा। अब आधी रोशनी हो गई थी। सूरज देवता भी कहीं कहीं अपनी किरणों का प्रकाश फैलाने में सफल हो रहा था। रूप कृष्ण ने उदास नजरों से पीछे छूट रही वादी को देखा, जो क्षण क्षण दूर होती जा रही थी। ये पेड़ जो इस समय बिना पत्तों के रुंड मुंड से खड़े हैं, ये खेत जहां से धान की फसल उठाई गई है, ये पहाड़ जो बादलों से ढके हैं, उन पर कहीं कहीं दिख रहा नीला आकाश अब कहां देखने को मिलेगा? बर्फ पिघलेगी, नई कोपलें फूटेंगी, ये सफेदों के पेड़ फिर हरियाली का जामा पहनेंगे, फिर सरसों फूलेगी, फिर चिनार हरे भरे हो जाएंगे, फिर ये खेत खलियान लहलहाएंगे, फिर बादाम के शगुफों की सुगंध फैलेगी, फिर इन पेड़ों पर पक्षी अपना घोंसला बनाएंगे, फिर उनके बच्चे नीड से झांकेंगे। पर हम कहाँ होंगे? कहाँ देखेंगे ये सब? बर्फ से ढके ये पहाड़ जब वसंत के आने के साथ ही झरनों के रूप में वादी में बहेंगे, एक नई जिंदगी का संदेश लेकर हम तक कहां पहुंचेंगे मालूम नहीं। मैं अब सोचता हूं कि वापस चलूं और ये सामान वहीं छोड़ आऊं। एक बहाना तो रहेगा फिर आने का। वो इन्हीं गहरी सोचों में डूबता उभरता रहा और उसकी आंखें बंद होने लगी कि ट्रक एक झटके के साथ रुक गया और साथ ही गोलियों की आवाजों ने सारे वातावरण को अपनी लपेटे में घेर लिया। फिर एक धमाका। ये क्या हुआ? रूप कृष्ण ने कंबल छोड़कर नीचे छलांग लगाई। रास्ता रुका हुआ था। उनके आगे कई गाड़ियां और ट्रक थे। उसने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? भाई रोना क्या है? ये तो रोज का रोना है। आर्मी के ट्रक पर गोला फेंका होगा और उसमें कितने लोग चपेट में आ गए, अब मालूम नहीं कितने निर्दोषों का खून बहा होगा। चलिए अंदर बैठ जाइए, क्या मालूम कब तक रुकना पड़ेगा। मैं क्या सोच रहा था? कहाँ है प्यार? कहाँ है अपनापन? कहाँ है इंसानियत? सच्चाई तो यही है जो मेरे सामने है, मेरी आंखों के सामने। क्या पाप किया है इन्होंने? हमारे रखवाले, हमारे प्रहरी, उन्हीं की जान लेने पर तुले हैं हम। मैं भी इन्हीं लोगों में से हूं जो डरपोकों की भांति यहां अपने घर के बेजान सामान में दुबका पड़ा हूं। मेरा मन अब भी डावाडोल है, पर वहां जम्मू में मेरी माँ है, पिताजी है, बच्चे बीवी हैं, उनका क्या होगा? नहीं, मुझे जाना ही है। ये सब कुछ जानने देखने के बाद भी यहां रहना ठीक नहीं है। उसके कानों में गाड़ियां चलने की आवाज सुनी और उसी के साथ उसका ट्रक भी आगे सरकने लगा और सोच के सागर ने भी नदी की धारा की भांति आगे बहना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि जब उसकी पहली नियुक्ति हुई थी, घर से दूर, ना माँ ना कोई और,
शादी तो हुई नहीं थी, अकेला ही था, और वहां इन्हीं लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया था। कहां से बिछौनों के लिए चटाई आई, कहां से दाल चावल और सब्जियां, और कहां से चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां। वो हैरान था। मास्टर जी, आपको चूल्हा जलाना आता है ना? नहीं तो मेरी माँ आकर जलाएगी। नहीं नहीं, मेरे पास स्टोव है, उसी से काम चलाऊंगा। सुबह की किरण के साथ ही उसके घर में दूध और छाछ भी पहुंच गई, और हर रोज कोई ना कोई अपने बागीचे से ताजी सब्जी पहुंचा ही जाता था। कितना अपनापन और प्यार मिला था। घर की याद ही नहीं आई थी। और फिर वो दिन जब मेरा तबादला हुआ था, 3 वर्ष उनके साथ कैसे गुजर गए थे, सपना सा लगा था वो। उनका आंसू बहाना अब भी याद है मुझे। क्या अब भी वैसा ही कुछ हो सकता है? एक प्रश्न है ये, कौन जवाब देगा? उसने एक लंबी आह भरी। सफर जारी था। ज्यों-ज्यों रूपकृष्ण का ट्रक आगे बढ़ता गया, उसको लग रहा था कि जिस सड़क पर वो दौड़ रहा है, वो सड़क उसकी मंजिल की ओर नहीं जा रही थी। उसने दाएं बाएं नजरें घुमाई, सब कुछ उससे छूटता जा रहा था। ये बस्तियां, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे, अब कहां देखने को मिलेगा ये सब? इसी बीच उसे याद आया, अलमारी में रखे सारे रुपए उठा लिए थे मैंने कि नहीं? ये ख्याल आते ही उसका हाथ जेब की तरफ गया। जरा सा बाहर निकाल कर देखा, नहीं नहीं, रखे हैं। जम्मू पहुंचते ही इनकी जरूरत पड़ेगी। क्या करे, विवशता है। उसने कंबल अपने चारों ओर लपेटा और सोने का प्रयास करने लगा, पर अब नींद भी नहीं आती। अजीब बेचैनी सी लग रही थी। फिर भी वो आंखें बंद किए पड़ा रहा। आंखें बंद थी, पर उसका मन सड़क के साथ दौड़ रहा था। कहां से कहां जा रहा हूं, और फिर आगे कहां जाना पड़ेगा मालूम नहीं। सब व्यर्थ सा लग रहा था। चुपचाप पड़े पड़े एक खुमारी सी छा गई। ना सोया था ना जागा था। इसी में ट्रक एक झटके के साथ फिर रुक गया। अब क्या हुआ? उसके मुंह से अनायास निकल गया। कंबल को छोड़कर वो बाहर देखने लगा। ड्राइवर को आवाज दी, क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, टनल आ गया है, काफी लंबी लाइन है, रुक रुक कर गाड़ियों को जाने दे रहे हैं, और कुछ नहीं। रूपकृष्ण ने सोचा, चलो जरा नीचे उतरकर टांगे सीधी कर लूं, और वो नीचे उतर गया। काफी तेज हवा चल रही थी। वो जरा दूर जाकर एक चट्टान पर बैठ गया। उसकी नजरों के सामने पूरी वादी एक विशाल कैनवस की भांति खुली थी। उसकी नजरें सरकती हुई नीचे तक गई। खेत खलिहान सब दूर हो गए थे। हरियाली भी कहीं नहीं थी, बस सूखी घास, और कहीं कहीं खाली धान के खेत नजर आ रहे थे। ऊपर की तरफ देखा तो पहाड़ों का ना खत्म होने वाला सिलसिला देखने को मिल रहा था, और उन पर बादलों का लिहाफ ऐसा लग रहा था मानो ये पर्वत भी सुस्ता रहे हैं। कभी कहीं कहीं नीले आकाश के टुकड़े भी बादलों की ओट से झांक लेते थे। मनमोहक और सुंदर लग रहा था ये आसमानी रंग का गलीचा। रूपकृष्ण की सोचों ने फिर करवट ली। उसने एक नजर सामान से भरे ट्रक पर डाली और एक टुक देखता रहा। मन की गहराई से एक आवाज आई, मैं क्या लेकर चला हूं यहां से? ये लोहे के जंग लगे ट्रंक, बेजान बक्से, ये कुर्सियां, ये बेरंग अलमारी, ये अधमुड़ी बाल्टियां, ये नए झाड़ुओं का पुलिंदा, ये पुराने बर्तनों की फटी बोरी, ये गैस, क्या यही मेरा सर्वस्व है? नहीं, ये नहीं है। ये सब तो कहीं भी मिल सकता है। ये मेरा अस्तित्व नहीं है। ये मैं नहीं हूं। वो मिट्टी जिसमें मैं पैदा हुआ, जिस मिट्टी से खेलकर बड़ा हुआ, जिसमें मेरे पूर्वजों की छुअन है, जिस मिट्टी से उपजा अनाज
मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। वही मेरा सब कुछ है, मेरी संस्कृति, मेरी सभ्यता, मेरा धर्म, मेरे पर्व, मेरी आस्था, मेरे पूर्वजों की पवित्र संपदा। मैं तो वो सब छोड़कर आया हूं। वो वितस्ता की धारा जिसने मुझे मेरे जीवन को सहलाया, वो डल झील का पानी और उसमें खिले कंवल के खेत, उनकी कोख से जन्मी कंवल ककड़ी जिसके तंतों में ललेश्वरी के पश्मीने के काते तार छिपे हैं, वो पानी पर तैरते खेत जिन्हें चुराया भी जा सकता था, उन्हीं में तो मेरा अस्तित्व छुपा है। मैं वही सब कुछ छोड़ आया। सरसों के खिले पीले मखमली खेत, धान के लंबे लंबे खलिहान, शगुफों की बहार, वातावरण में फैली उनकी महक, दूर दूर तक फैली केसर की क्यारियां, और वो मेरी चिन्नार की शीतल छाया। ये सब छोड़कर मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या लेकर जा रहा हूँ? ये लकड़ी और लोहे के बेजान टुकड़े, ये सब कूड़ा। सब कुछ गंवा देने की गहन व्यथा उसके चेहरे पर पुत गई और पश्चाताप के अश्रु बहते रहे। उसे लगा उसकी सांस रोक रहा है कोई। दम घुटने लगा उसका। वो चाह रहा था कि वो चीख चीख कर अपने दर्द पहाड़ों की चट्टानों के साथ बांटे, पर विवश था। ना वो कह पाता और ना ही वो चट्टानें उसकी पीड़ा, उसका दर्द सुन पाती। तो क्या करूं? एक ऐसे दो राहे पर खड़ा हूं, कहां जाऊं? किससे पूछूं सही राह क्या है? उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे अपने अंतर में उतरना चाह रहा हो। पीछे से आवाज आई, प्रोफेसर साहब चलिए, रास्ता खुल गया। वो अनमने मन से उठा और ट्रक के पीछे की तरफ जाने लगा। ड्राइवर ने आवाज दी, अरे प्रोफेसर साहब यहां आइए, हमारी सीट पर मेरे साथ बैठिए। अच्छा भाई, तुम्हारी इच्छा, आगे ही बैठते हैं। और वो सामने वाली सीट पर बैठ गया। सोचे अभी भी नहीं रुकी थी। उसके चारों ओर टनल का घुप अंधेरा था और चंद मिनटों के बाद उसे टनल के दूसरे सिरे पर रोशनी का बिंदु नजर आया, यानी बनिहाल का दूसरा रुख, और मेरी वादी पीछे रह गई। उसने एकदम अपनी आंखें मीच ली। उसे लगा कि वो कंगाल हो चुका है, तन के कपड़े भी उतर गए हैं। एक आंधी का आभास हुआ जो सब कुछ लूट कर ले गई, और वो केवल इन उतराइयों पर तेजी से लुढ़कता जा रहा है। किस खाई में गिरेगा उसे मालूम नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स टिल आई एम बैक विद द नेक्स्ट स्टोरी।